सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है इसका? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सबसे पहले हर बार की तरह हमें क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड देखना है, उसके बाद हमें पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखते हैं तो उसके बाद आप एक बार किताब को जरूर पढ़िए। यदि आप किताब को पढ़ते हैं ना, इससे क्या होता है कि मैंने क्या सही पढ़ाया क्या गलत पढ़ाया तो आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग केवल वीडियो को देखते हैं और उसके बाद मतलब पढ़ लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। नहीं, आप किताब पढ़िए। जब किताब पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, उसमें क्या है क्या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कहानी अपने मन से बना के बोल रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, बहुत सारे टीचर मतलब कहानी अपने मन से बता दिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि किताबों को पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद एक बार आप बुक को गो थ्रू कर ले, एक बार रीडिंग कर ले। जब रीडिंग कर लेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। तो ठीक है, तो हर बार की तरह हमें क्या करना है, पहले कीवर्ड, उसके बाद पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, उसकी कहानी समझेंगे, स्टोरी समझेंगे, क्या है पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहले है जो पहले क्या नाम है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, यानी पहला वर्ड क्या है, सत्ता। सत्ता का मतलब होता है पावर। क्या होता है? सत्ता मतलब पावर। पावर बोले तो शक्ति। अब शक्ति क्या होती है? देखो, शक्ति का मतलब यहाँ पर ये है, जब आप किसी दूसरे के निर्णय को प्रभावित करें तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। यानी सत्ता का मतलब क्या हुआ था, जब आप किसी की दूसरे की मतलब निर्णय है उस पर अपना कंट्रोल करें तो क्या है? शक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है दूसरा। देखिए, मैं बोलता रहूंगा और आप लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, जो वर्ड में हर वर्ड को लिखूंगा तो काफी ज्यादा समय लगेगा, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, केवल बोल देते हैं। ठीक है, क्या है? वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है, इसका मतलब होता है एक नहीं तो दूसरा सही। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब होता है जैसे कि कॉफी की जगह आप लोग चाय पी लिए, कोल्ड ड्रिंक की जगह आपने क्या पी लिया, लस्सी पी लिया। ठीक है, ये क्या है? वैकल्पिक प्रयोग होता है। ठीक है, तो वैकल्पिक का मतलब क्या समझाया मैंने, एक नहीं तो दूसरा सही, अल्टरनेटिव बोलते हैं या अल्टरनेट बोलते हैं इसको। फिर आता है एशिया। एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। एशिया क्या है भाई? एशिया। एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप का मतलब होता है बहुत सारे देशों का समूह है और एक जमीन का टुकड़ा है बहुत बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? एशिया, उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे होमवर्क में क्वेश्चन क्या है कि महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, इसको कमेंट में बताना है या फिर क्या करना है, इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर आता है संचार प्रौद्योगिकी। संचार का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। वो क्या है? संचार है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, ये भी एक संचार का माध्यम है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो जैसे आजकल हमारे पास क्या है, 5G है, 4G है, 6G है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम अपने बातों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा देते हैं। तो संचार की जो बात करने की जो क्षमता है वो काफी बढ़ चुकी है। यानी आप एक देश से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे तक संपर्क करना काफी आसान हो चुका है। ठीक है, तीसरा वर्ड है, मतलब जो भी नेक्स्ट वर्ड है, नंबर नहीं लिखा मैंने, उपनिवेश। क्या है? उपनिवेश। उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है इंग्लिश में कॉलोनी। क्या होता है? कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे को अपना गुलाम बना ले, वो उपनिवेश होगा। जैसे एक समय के अंदर ब्रिटेन था एक तरफ, दूसरे तरफ इंडिया था। ब्रिटेन ने क्या किया था, इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था। तो इंडिया क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा समय आया कि इंडिया ने क्या किया, ब्रिटेन को, ब्रिटेन मतलब लंदन जो है ना, ब्रिटेन उसको बोलते हैं, वो देश है। ठीक है, ब्रिटेन को गुलाम बना ले तो हम कहेंगे कि जो ब्रिटेन है वो इंडिया का गुलाम है। अगर ऐसा भगवान करे हो जाए जल्दी आसानी से तो मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया है और पाकिस्तान है, ये तो मजा आता है ना सोचने में। ठीक है, इंडिया क्या करे, पाकिस्तान को अपना गुलाम बना ले। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पाकिस्तान जो है इंडिया का उपनिवेश बन चुका है। या फिर उल्टा भी तो हो सकता है भाई, पाकिस्तानी भी तो यही सोचते हैं ना, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा दिन आएगा। ठीक है, उनके नजरिए से तो क्या होगा, इंडिया को मान लो गुलाम बना लेते हैं तो क्या होगा, वो भी उपनिवेश कहलाएगा। तो इंडिया किसका उपनिवेश बन जाएगा? पाकिस्तान का। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला वर्ड आता है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के बात में आप इंटरफेयर ना करें। ठीक है, जैसे कि आप मेरे बात में ना बोले, मैं आपके बात में ना बोलूँ, ये अहस्तक्षेप होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हस्तक्षेप है इसका मतलब ये है, पूरे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें होता है जो राज्य है, राज्य मतलब देश या सरकार, हम यहाँ पे देश या सरकार लिख देते हैं, सरकार, वो बाजार के मामले में इंटरफेयर ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, अहस्तक्षेप। यानी एक दूसरे के बातों में आप अपना टांग ना अड़ाए, वो हस्तक्षेप होता है। फिर आता है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेवेंट। क्या होता है? रिलेवेंट। आज के समय में एक बात बताइए, पढ़ना रिलेवेंट है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो रिलेवेंट क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यू है कि नहीं है, आज उसकी वैल्यू है कि नहीं है, उसको बोलते हैं रिलेवेंट बोलते हैं। जैसे कि क्या आज महिलाओं को मतलब घर से बाहर निकलने देना चाहिए या नहीं? तो आप बोलोगे निकलने देना
चाहिए तो रिलेवेंट बात है, लेकिन कोई बोले नहीं निकलने देना चाहिए, इसका मतलब है वो इरिलेवेंट और प्रासंगिक बातें कर रहा है। तो प्रासंगिक का मतलब ये होता है जब उसकी वैल्यू हो, मूल्य हो एक, ठीक है, उसको मानते हो ये बात बिल्कुल सही है तो उसको हम बोलते हैं प्रासंगिक बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है शैली। क्या आता है? शैली वर्ड। शैली को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। शैली का मतलब होता है स्टाइल, यानी कोई आप काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है भाई, मैं कीवर्ड लिखता हूँ पूरा चैप्टर के अंदर, क्या है ये मेरी स्टाइल है, शैली है पढ़ाने का। दूसरा टीचर का होता है वो रीडिंग करवा के पढ़ाते हैं, तीसरे टीचर का होता है बिना किताब उठाए पढ़ाते हैं, तो उनका अपना अपना स्टाइल होता है। यानी शैली का मतलब काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, ठीक है, यानी वो काम कैसे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शैली बोलते हैं। फिर आता है बाजार मूलक। बाजार मूलक का मतलब होता है जितनी भी अर्थव्यवस्था है तो जुड़ी जो चीजें हैं ना उसको बाजार देखे, कौन देखे? बाजार देखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाजार मूलक बोलते हैं। फिर अगला वर्ड आता है चरणबद्ध। चरणबद्ध का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके। जैसे आपने क्या किया, पहले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, ऐसे ऐसे करके 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ठीक है, उसके बाद आपने एमए किया, ठीक है, उसके बाद आपने पीएचडी करी, ठीक है। ये क्या है? चरणबद्ध है ये। लेकिन कोई बच्चा क्या होता है आपके क्लास में देखा होगा, तूने कहाँ तक पढ़ाई की है भाई, पहले मैं 6ठी में था लेकिन अगले साल मैंने 8वीं में एडमिशन ले लिया। उसने क्या किया? चरणबद्ध नहीं किया, यानी 7वीं क्लास उन्होंने जंप किया, तो वो चीजें चरणबद्ध नहीं होगी। लेकिन चरणबद्ध का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो चरणबद्ध होता है, ठीक है। फिर आता है एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब बाहर के देश आपके देश में निवेश करें। जैसे सपोज करिए ये दुनिया है, ठीक है, उसमें हमारा प्यारा देश भारत है, ये पूरी दुनिया वाले ना इंडिया में आके पैसे डाले, ये इंडिया में आके पैसे डाले, तो ये हमारे लिए क्या होगा? एफडीआई होगा, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जब दुनिया के देश आपके देश में पैसा लेकर आए तो उनको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई बोलते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बस इतना समझ लो कि एफडीआई क्या होता है, जब बाहर वाले देश आपके देश में पैसा लाएं तो एफडीआई कहलाता है। अगला वर्ड आता है आपका नाटकीय। क्या आता है? नाटकीय, ठीक है। नाटकीय का मतलब नाटक करने वाला बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। नाटकीय का मतलब बिल्कुल आसान सा है कि नाटकीय का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन आपको पता ना चले लेकिन हो जाए, पता ना चले हो जाए, वो क्या है? नाटकीय कहलाता है, ठीक है। पता ना चले, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए अभी ना 1 रुपया, नहीं ये गलत हो गया, $1 बराबर 80 रुपये है, मान के चलते हैं, लेकिन अचानक ना $1 बराबर 30 रुपये हो जाए, कहोगे भाई ये क्या हुआ? अमेरिका वालों को समझ नहीं आएगा भाई $1 के वैल्यू 30 रुपये कैसे आएगा, हमें भी समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ। उसको क्या बोलते हैं? नाटकीय बोलते हैं, कि मतलब परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है यार कैसे हो रहा है, ठीक है। तो क्या था? सारे कीवर्ड थे। अगला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, पूरे अंदर क्या पढ़ना है इसके, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ देखो बड़े मजेदार चीज है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर के 45 तक, कब तक हुआ? 45 तक। इसमें क्या हुआ? यूरोप जीता, अमेरिका जीता, लेकिन लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि विजेता आप घोषित ही नहीं कर सकते, तो पूरा यूरोप जो था ना लड़ाई के चक्कर में बर्बाद हो गया। तो यूरोप के सामने 2 प्रश्न थे कि बताओ उस लड़ाई को हम आगे कंटिन्यू करें या फिर उसको हम भुला दें और अपना विकास करें। जैसे कई बार क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए आप हैं एक, ठीक है, दूसरा ये, आप दोनों की लड़ाई हुई, खूब फाइट हुई, ठीक है, और मान लीजिए ये वाला जीत जाए, ये वाला जीत जाए, ठीक है। अब ये बंदा करेगा, ये क्या करेगा? ये हार गया, मान लो हार गया और जीता भी हुआ है, तो ये करेगा क्या? सिंपल से करेगा, या तो उस लड़ाई को कंटिन्यू करेगा तो और बर्बाद होगा, क्योंकि लड़ाई होगा ना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूरोप ने सिंपल सा फंडा ये निकाला, हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? आगे अपने विकास पे ध्यान देंगे। और उन्होंने विकास पे ध्यान दिया और उन्होंने इसके लिए मार्शल योजना बनाया। कौन सा? मार्शल योजना बनाया। किस लिए? ताकि यूरोप का विकास हो सके। क्या हो सके? यूरोप का विकास हो सके। कौन से यूरोप का विकास हो सके? इसमें ध्यान देना होता है पश्चिमी यूरोप। कौन सा यूरोप? पश्चिमी यूरोप का विकास हो सके। पश्चिमी यूरोप क्यों? देखिए जब पूरा दुनिया, जब लड़ाई हो गया था ना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, पूरी दुनिया 2 भागों में बट चुकी थी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता? शीत युद्ध हो गया था। एक तरफ मतलब 2 ग्रुप बन गए थे, एक तरफ अमेरिका का ग्रुप बन गया था, दूसरा यूएसएसआर का, बोले तो रूस का, रूस बोल दो या सोवियत संघ बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन रूस हटा दो, सोवियत ही लिखो, क्योंकि उस समय सोवियत संघ था, ठीक है, सोवियत संघ का, ठीक है। जो यूरोप को मैंने क्या बताया? यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? एक महाद्वीप, ठीक है। अब यूरोप मान लो ये महाद्वीप है, ठीक है, पूरा यूरोप है, मान के चलते हैं। इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये कौन सा हिस्सा है? ये पूर्वी है, ये क्या है? पूर्वी। और ये क्या है?
पश्चिमी, जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी इधर वाले देश थे ना, ये किसको सपोर्ट करते थे? यूएसए को। और जो पूर्वी वाले थे वो किसको सपोर्ट करते थे? यूएसएसआर को, मतलब सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे। तो अब मान लो कि यूएसए विकास करना चाहता है यूरोप का, तो किस पे फोकस करेगा? वो पश्चिम यूरोप को फोकस करेगा, क्योंकि जो इसकी विचारधारा थी यूएसए की और पश्चिमी यूरोप की मिलती जुलती थी, और इसकी विचारधारा और इसके पूर्वी यूरोप की विचारधारा आपस में मिलती जुलती थी। तो इन्होंने विकास करने पर फोकस किया, ठीक है। और 1992 में फाइनली जो था यूरोपीय संघ बन के तैयार हो गया, लेकिन 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक काउंसिल बना, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनते गए। इनका अपना मुद्रा है, ठीक है, अपना राष्ट्रगान है, अपना झंडा है, अपना स्थापना दिवस है। इन्होंने शुरू में किस लिए स्टार्ट किया था? विकास करने के लिए। किस लिए? विकास करने के लिए। जब विकास हो गया तो इन्होंने राजनीतिक मुद्दे को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, किसने? यूरोपीय संघ ने, ठीक है। लेकिन यूरोपीय संघ का अपना कोई संविधान नहीं है, इन्होंने अपना संविधान नहीं बना पाए हैं, ठीक है। इनका अपना पार्लियामेंट वगैरह है और बढ़िया से काम कर रहे हैं। इसमें से ब्रिटेन जो है अभी अलग हो चुका है, ठीक है, किसके अंदर से? यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। इनका जो मुद्रा है उसको यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरो। यूरो का स्पेलिंग ही नहीं होता, यूरो, ठीक है। यूरो जो है उनका मुद्रा है। अगला आता है आसियान और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, ठीक है। ये 1967 में बना। कब बना भाई? 1967 में। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से किसकी स्थापना हुई? आसियान की। आसियान का मतलब ये हुआ कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है ना, उन्होंने एक समूह बनाकर बोला कि ये हमारा समूह का नाम क्या रहेगा? आसियान रहेगा। जैसे यूरोपीय संघ में कौन से थे? यूरोप के देश थे, ठीक है। वैसे ही आसियान के अंदर कौन से देश हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं। अब समझिए कैसे, मैं समझाता हूँ ये कैसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र बना। इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। अब मैप को ना मैं गोल बनाता हूँ, वर्ल्ड मैप को कैसे बनाता हूँ? गोल बनाता हूँ, ठीक है। अब उसको ध्यान देना है। ये हमारा पूरा दुनिया, ठीक है। अब इसको ना 20 से काट दो तो आपको पता है नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा साउथ होगा, ये साउथ होगा। ऊपर क्या होगा भाई? ये नॉर्थ होगा। ध्यान से देखना। मान लो कि 20 से मैंने यहाँ से एक और लकीर काट दी, ये लकीर मैंने और काट दी। दूसरा पेन यूज़ करते हैं भाई। दूसरा लकीर काट दी मैंने यहाँ से, ठीक है। ये सारे किधर है? पूरब में, ठीक है। और ये भी किधर है? पूरब में। लेकिन मज़ेदार बात देखो कि ऊपर से देखो ये क्या है? सबसे पहले आपका दक्षिण है। ये पूरा क्या था भाई? दक्षिण था, तो दक्षिण, ठीक है। और पूरब, तो पूरब है, ये है तो पूरब, तो इसके लिए उसका नाम पड़ा दक्षिण पूरब एशियाई राष्ट्र, क्योंकि किस महाद्वीप में ये लाई करते हैं सारे देश? दक्षिण एशिया के अंदर। अब किधर की तरफ? एशिया में पूछेंगे ना किधर की तरफ, तो मतलब दक्षिण की तरफ। इसीलिए हम दक्षिण और पूरब की तरफ वो देश मतलब अवस्थित हैं, इसीलिए हम उनको दक्षिण पूरब एशियाई राष्ट्र कहते हैं। इसके अंदर आपको कौन कौन सा देश? वियतनाम आता है, ठीक है, थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, ऐसे करके 10 देश आते हैं। ये कब बना? 1967 में बना, बैंक घोषणा पत्र के माध्यम से। सारे देश भी गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे, यानी उपनिवेश थे। किसके? अमेरिका का, ब्रिटेन का, ऐसे ही सारे देश गुलाम थे। लेकिन गुलामी के बाद इन्होंने कहा अपने को विकास करना है, लड़ाई वड़ाई में कुछ रखा नहीं है भाई, विकास करना है। और इन्होंने इतना बढ़िया विकास किया कि आज सिंगापुर ना कितना बढ़िया लगता है फिल्मों के अंदर। सब लोग सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जाते हैं ना। आप थाईलैंड तो जानते हैं किस लिए फेमस है ना? थाई मसाज के लिए, समझ गया। फिर आता है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, ठीक है। तो चीन है ना, मस्त देश है। क्या है? मस्त देश है। मस्त देश इन द सेंस कि हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ और हमसे आज 20-30 साल आगे है। कितने साल? 20-30 साल आगे है। यानी हम 1947 में आज़ाद हो गए और उसके बाद ये 1949 में आज़ाद होता है। तो 2 साल बाद बेचारा कौन? चीन आज़ाद होता है। उसके बाद भी आगे हमसे निकल गया। आगे कैसे निकलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसका जो विचारधारा है ना, देखो जो चीन है ना, देखो चीन जो है इसकी राजनीतिक विचारधारा कैसी है? विचारधारा कैसी है? साम्यवादी। क्या है? साम्यवादी या समाजवादी कह सकते हैं इसको। समाजवादी है। कौन सी? इसकी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। कैसे? कम्युनिस्ट पार्टी है। कहाँ पर? चाइना के अंदर, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा वोट देने का, लोकतंत्र वगैरह का अधिकार नहीं है वहाँ पे। लेकिन इनके जो आर्थिक विचार है, क्या कौन सा विचार? आर्थिक विचार, वो है पूंजीवादी। क्या है? पूंजीवादी विचार है। किसकी? अमेरिका का। इसीलिए वो अपना लाल टाई क्या है? वो किसका प्रतीक है? हमें लाल सलाम बोलेगा ना कोई तो समझ लेना कम्युनिस्ट पार्टी को वो समर्थन कर रहा है। तो उनकी राजनीतिक विचार कैसी है भाई? लाल वाली। लाल बोले तो साम्यवादी, समाजवादी विचारधारा है। लेकिन आर्थिक विचार कैसी है उनकी? डॉलर वाली। कौन सी? डॉलर वाली। इसी के अंदर उन्होंने 1978 के अंदर देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर की नीति का मतलब ये है कि बाहर के जो जितने भी देश हैं उनके देश में आए और पैसा लगाए और पैसा कमाए। जैसे कि अभी मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार कर रही है। हमने 1991 में स्टार्ट किया और
78 में स्टार्ट किया था, 10 साल वहीं से पीछे हो गए थे, है ना। और आज उनकी इकोनॉमी 12 ट्रिलियन की है और हमारी इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन की है, ठीक है। 3 ट्रिलियन बहुत बड़ा इकोनॉमी होता है। और सोचो जो चाइना है वो 12 है, अमेरिका 25 ट्रिलियन, जापान 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो जापान हमसे ही कितना आगे है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये चीज़ें समझने वाली थी। फिर आता है चीन और भारत के संबंध। देखो चीन का और भारत का संबंध शुरू में अच्छे थे, शुरू में अच्छे थे, क्योंकि हम दोनों ही गुलाम थे, तो गुलाम गुलाम भाई, ठीक है, गुलाम गुलाम भाई। लेकिन हम आज़ाद हुए और उसके बाद हमने दोस्ती किया, किसके साथ? चीन के साथ दोस्ती किया। दोस्ती किया तो हमें अच्छा लगा, हमने उनको बुद्ध दिया और उन्होंने हमें युद्ध दिया और कूट भी दिया, ठीक है। और उनके साथ हमने पंचशील समझौता किया, ठीक है। उसके बाद से हमने उनके साथ अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ युद्ध किया। कब किया? 1962 के अंदर। उन्होंने 1962 के अंदर युद्ध किया। चाइना जो है डैम बनाता रहता है, पाकिस्तान को समर्थन करता है, ये बुरी बात है। लेकिन चाइना जो होता है, जो विकासशील मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दा है, उस पर हम लोगों को सपोर्ट करता है। एनवायरनमेंट का मुद्दा है, उस पर हमें सपोर्ट करता है। लेकिन राजनीतिक हित में हमेशा वो अपना फायदा देखता है, और देखना भी चाहिए। सभी देश अपना अपना फायदा देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय हित। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय हित, ठीक है, यानी नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये चाइना करता है और करना भी चाहिए। भारत भी अपना राष्ट्रीय हित देखता है। तो कुछ बातों में चाइना के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ बातों में हमारा चाइना के साथ जो दोस्ती है वो खराब है, ठीक है। अगर मन करे तो एक डी लिंकिंग पॉलिसी होती है चाइना और इंडिया के मध्य, जो एक रिश्ता है उसको बोलते हैं डी लिंकिंग पॉलिसी। क्या है? डी लिंकिंग पॉलिसी। इसको गूगल करके पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आप बुक को एक बार गो थ्रू करिएगा, जो भी मैंने पढ़ाया है वो चीज़ें समझ में आया होगा। कोई वर्ड है अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में।